ऐसे ही सीरीज ऑफ वीडियोस आएगी जिसमें हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपको हेल्प करेंगे NISM 5 म्यूचुअल फंड का एग्जाम क्लियर करने के लिए। ये एग्जाम आप जब क्लियर कर लेते हो तो आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कोई भी AMC में काम कर सकते हो एज अ म्यूचुअल फंड इंटर्न या रेगुलर जॉब भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के कंप्लायंस का भी काम इसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अ रेसिडेंट इन्वेस्टर वांट टू लिंक मल्टीपल बैंक अकाउंट टू वन म्यूचुअल फंड फोलियो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंक दैट कैन बी रजिस्टर्ड। बोल रहा है एक रेसिडेंट इन्वेस्टर है, वो अपना मल्टीपल बैंक अकाउंट को म्यूचुअल फंड फोलियोज के साथ लिंक करना चाहता है। तो बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम बैंक अकाउंट वो रजिस्टर कर सकता है। आंसर है 1, 2, 3 या 5। तो आंसर होगा 5। आइए हम लोग एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या होगा, ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर होगा ही होगा, एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और दूसरा अगर उस एक्सप्लेनेशन से कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो वो भी आप इजीली क्रैक कर पाओगे। एक्सप्लेनेशन है, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन इंडिया कैन लिंक अ मैक्सिमम 5 डिफरेंट बैंक अकाउंट टू सिंगल म्यूचुअल फंड फोलियो। तो एक इंडिविजुअल आदमी 5 डिफरेंट बैंक अकाउंट को लिंक कर सकता है सिंगल म्यूचुअल फंड फोलियो के साथ। ठीक है, उसके बाद अ कॉमन गाइडलाइन सेट बाय द सेबी टू फॉर फ्लेक्सिबल रिडेम्पशन। अगर आपको म्यूचुअल फंड निकालना है तो उसको हम लोग रिडेम्पशन बोलते हैं। डिविडेंड प्रोसेसिंग थ्रू नॉन इंडिविजुअल कैन लिंक अप टू 10 अकाउंट्स। अगर आप नॉन इंडिविजुअल हैं तो आप 10 अकाउंट बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है कि आप कितना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। इंडिविजुअल है तो 5, नॉन इंडिविजुअल है तो 10। म्यूचुअल फंड in India are created in form of trust. Who can actually benefit from trust structure? आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटिटीज होती है, जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, LLP, एसोसिएट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुत सारी होती है। तो अगर मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड इंडिया में ट्रस्ट के फॉर्म में बना है तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो एक्चुअली ट्रस्ट का स्ट्रक्चर जो है वो किसको बेनिफिट करता है। पहला, AMC स्टाफ को जो म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं उसको, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, या इन्वेस्टर जो होल्ड करता है उस यूनिट को। जो आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं यूनिट होल्डर, या ट्रस्टी को हेल्प करता है। तो आंसर होगा इन्वेस्टर हु होल्ड्स यूनिट। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर। जो आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उसको यूनिट होल्डर बोलते हैं, उसी को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि वही रियल ओनर होता है फंड एसेट्स का। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। एक लाइन आप हम हमेशा सुनते हैं, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। जब भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो ये वाला चीज आपको अक्सर सुनने मिलेगा। और कभी भी कोई AMC के फंड मैनेजर भी आते हैं तो जब भी वो लोग सेमिनार देते हैं तो ये वाला वर्ड्स का बहुत यूज करते हैं लास्ट में स्कीम्स को बताने के लिए। तो ये मेनली कौन सा डॉक्यूमेंट में जनरली लिखे रहता है? पहला है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट and statement additional information. B, SID and AMC audited financials. C, trust deed, key information memorandum, और SAI and monthly fact sheet। तो आंसर होगा आपका SID and SAI, that is scheme information document और statement of additional information। SID explains the scheme features and risk। जो आपका स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है वो स्कीम का फीचर्स बताता है कि ये किस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब ये कौन सा फंड है, ये सेक्टोरियल है, थीमेटिक है,
क्या इसका फीचर्स है, ये कब इन्वेस्ट करेगा, मान लीजिए वो अपॉर्चुनिटी फंड है तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो एनर्जी फंड है तो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो फार्मा है, वो थीमेटिक है, वो डिफेंस फंड है तो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो मल्टी कैप है, वो फ्लेक्सी कैप है, और उसका क्या रिस्क है। साई गिव्स अ लीगल एंड ऑपरेशनल डिटेल। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये आपको ऑपरेशनल डिटेल्स बताता है। टुगेदर दे फॉर्म अ कोर स्कीम डिस्क्लोजर। ये दोनों डॉक्यूमेंट मिलके कोर स्कीम डिस्क्लोजर देता है, मतलब बढ़िया से स्कीम के बारे में आपको बताएगा। फोर्थ क्वेश्चन, passive mutual fund are completely safe because their NAV does not falls when market falls or market declines. Is this statement correct? ऐसा कोई भी फंड नहीं बना जो मार्केट के घटने या बढ़ने से इंपैक्ट ही ना हो। तो यहाँ बोल रहा है एक पैसिव म्यूचुअल फंड है। दो टाइप का म्यूचुअल फंड होता है, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड जिसको एक्टिवली फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जिसमें बाइंग सेलिंग बहुत जोर से होता है। पैसिव म्यूचुअल फंड कंप्लीटली सेफ माना जाता है, मान के चलिए वो फंड डेट फंड हो सकता है, ठीक है, जिसमें नैब बोल रहा है कि नैब नहीं गिरेगा अगर मार्केट गिरेगा, तो ऐसा कोई फंड नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट को हम लोग फॉल्स बोलेंगे, बिकॉज पैसिव फंड ट्रैक्स मार्केट इंडेक्स, सो इफ द मार्केट फॉल्स द नैव ऑफ द पैसिव फंड ऑल्सो फॉल्स, ठीक है, तो नैव फॉल करेगा। In case of mutual fund investment is made in the name of minor whose KYC is mandatory, तो बोल रहा है कि एक माइनर के नाम पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसका केवाईसी मेरे को जरूरत पड़ेगा, क्या माइनर का केवाईसी जरूरत पड़ेगा, लीगल गार्डियन का जरूरत पड़ेगा, कोई एडल्ट का हम लोग केवाईसी दे सकते हैं फैमिली मेंबर का, या केवाईसी रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो आंसर है लीगल गार्डियन। जो भी लीगल गार्डियन होगा उस माइनर का, उसका केवाईसी इज कंपल्सरी। Since the minor cannot legally contract, the guardian KYC is required to operate the investment. ठीक है। Sixth, which of the following investment option usually do not provide कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको रेगुलर इनकम नहीं देगा। पहला है रियल इस्टेट। अगर रियल इस्टेट को आप रेंट में लगा देंगे तो ये आपको रेगुलर इनकम देगा। डिवेंचर, डिवेंचर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। शेयर ऑफ द कंपनी, शेयर ऑफ कंपनी से आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद के रख देंगे तो इससे आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो गोल्ड बढ़ता है और गोल्ड को बढ़ने के बाद आप सेल करते हो, तभी आप उससे इनकम कमा पाओगे। तो करेक्ट आंसर है फिजिकल गोल्ड। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, गोल्ड डज नॉट जनरेट अ पीरियोडिक इनकम लाइक rent, interest, dividend. Its return is mainly depend upon price appreciation. मतलब गोल्ड ना रेंट देता है, ना इंटरेस्ट देता है, ना डिविडेंड देता है, बट गोल्ड अपने आप एप्रिशिएट जब होता है, एप्रिशिएट मींस मार्केट में उसका रेट बढ़ गया, तो वो जो एप्रिशिएशन है जब आप बेचते हो तभी उसको इन कैश कर पाओगे। सेवेंथ नंबर, which type of scheme normally has lowest concentration risk? मल्टी कैप, फोकस्ड फंड, थीमेटिक और सेक्टोरियल। बोल रहा है ये चारों फंड में से सबसे ज्यादा रिस्क किस में कम होता है। आपको नाम से ही पता चल जाएगा मल्टी कैप, क्योंकि इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और कॉमोडिटी सभी में हम लोग इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर बोला जाता है कि अगर आप एक ही बास्केट में सब अंडे रख दोगे तो अगर वो बास्केट गिर गया तो अंडा फूट जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक अंडा एक बास्केट में, दूसरा अंडा दूसरा बास्केट में रख के डाइवर्सिफाई कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप गोल्ड में भी पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में भी लगाओ, इक्विटी मार्केट में भी लगाओ, बॉन्ड मार्केट में भी लगाओ और इंश्योरेंस भी करो और एनपीएस में भी लगाओ। तो आप क्या किए, अपने पैसे को पूरा डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, आंसर है मल्टी कैप। आंसर को एक्सप्लेनेशन, मल्टी कैप फंड इन्वेस्ट अक्रॉस
market capitalizations and sectors, resulting in better diversification and low concern. डाइवर्सिफिकेशन जितना ज्यादा होगा रिस्क उतना कटेगा. ठीक है. व्हाट इज रियल रेट ऑफ रिटर्न? देखिए, कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है, हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रामबाण यही होना चाहिए कि जो वर्ड्स होते हैं ना उसी में मीनिंग होता है. कॉमर्स में कोई हम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे. ठीक है, तो आप वर्ड्स पे बहुत जोर डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आंसर भी मिल जाएगा. रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल मतलब असली, तो आपको खुद समझ में आएगा रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है. रिटर्न आफ्टर एक्सपेंसेस, क्या ये रिटर्न वो रिटर्न है जो खर्चा के बाद आता है. रिटर्न आफ्टर टैक्स, रिटर्न आफ्टर एडजस्टिंग रिस्क, रिटर्न आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन. तो ये है रिटर्न आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मींस महंगाई, इसको बोलते हैं हम लोग रियल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, RRR. तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये रिटर्न वो रिटर्न होता है जो इन्फ्लेशन को हटाने के बाद आता है. तो रियल रिटर्न shows the actual increase in the purchasing price after removing the effect of inflation. ठीक है, तो इन्फ्लेशन को हटाने के बाद मेरे जो एक्चुअल परचेजिंग पावर है वो जो दिखा रहा है उसको बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न. 9th नंबर, which analysis method focus on price movement and trading volume. प्राइस मूवमेंट मीन्स जो मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता है वो. वॉल्यूम मीन्स जो कैंडल आप देखते हो कितना वॉल्यूम का कैंडल बना है, आप कभी देखे होगे चार्ट, तो चार्ट में ऊपर साइड में रहता है मूवमेंट और नीचे में वॉल्यूम से रहता है. ठीक है, तो ये कौन दिखा रहा है, विच मेथड फोकस, कौन सा मेथड है जो प्राइस मूवमेंट और ट्रेडिंग वॉल्यूम दोनों को दिखाता है. क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, या फंडामेंटल एनालिसिस है, या टेक्निकल एनालिसिस है, या सिचुएशनल. ये टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें हम लोग प्राइस मूवमेंट भी देखते हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. टेक्निकल एनालिसिस स्टडी चार्ट, प्राइस ट्रेंड, वॉल्यूम टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर. तो हम लोग जब चार्ट को पढ़ते हैं तो उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं. टेक्निकल एनालिसिस को अगर समझना है, मान लीजिए आपकी बॉडी है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है कि कम है, तो आपको उसको नपवाना पड़ेगा. जो नपवा के आप मान लो 7 दिन उसको डेटा को नपवाते हो और फिर उसको डॉट्स को कनेक्ट करते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि आज कम था, कल ज्यादा था, फिर तीसरा दिन कम था. तो ये जो आपने बनाया इसका एक टेक्निकल एनालिसिस बन गया ना, एक डेटा पॉइंट बन गया जिसपे आप एक चार्ट ड्रॉ कर दिए, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस. फंडामेंटल, मान लीजिए हम क्या है, अगर मेरे को थर्ड पर्सन बताएगा कि हम क्या हैं, आई एम गुड बैड, वो कैसे बताएगा, मेरा पास्ट हिस्ट्री पढ़ के, उसको बोलते हैं फंडामेंटल. क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, कोई भी डेटा लेके उसका एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना जान लेते हैं. विच की एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड, क्या एक एडवांटेज है जिसकी वजह से हमें म्यूचुअल फंड करना चाहिए. पहला, फुल्ली कस्टमाइज पोर्टफोलियो फॉर ईच इन्वेस्टर. नहीं, कस्टमाइज नहीं होता है. म्यूचुअल फंड तो अपने ही आप एक मान के चलिए बास्केट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पुट किए गए हैं. अगर म्यूचुअल फंड को समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं सिंपली, म्यूचुअल फंड एक सेलिब्रेशन का बॉक्स है जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट है वो अलग अलग स्टॉक्स है, अलग अलग सेक्टर के. और जो सेलिब्रेशन है, मान लीजिए कैडबरी कंपनी जो सेलिब्रेशन बॉक्स बनाया है, वो कैडबरी कंपनी जो है वो AMC है. सेलिब्रेशन जो है, मान लीजिए रक्षाबंधन का हो सकता है, दिवाली का हो सकता है, वो स्कीम का नाम हो सकता है मल्टी कैप, टाटा मल्टी कैप स्कीम, कैप फंड. तो टाटा जो है वो AMC है, मल्टी कैप जो है वो स्कीम है. ठीक है, उसके बाद की एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल, डायरेक्ट परचेज ऑफ स्टॉक्स बॉन्ड फ्रॉम फंड. नहीं, ये भी एडवांटेज नहीं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये आपका आंसर है. म्यूचुअल फंड पुल्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स, रिड्यूस ट्रांजेक्शंस एंड मैनेजमेंट कॉस्ट पर इन्वेस्टर. इकोनॉमीज ऑफ स्केल को म्यूचुअल फंड
का एडवांटेज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, अलग अलग आदमी से पैसा लेता है, एक बास्केट में रखता है, जब ह्यूज अमाउंट हो जाता है फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एलोकेट कर देता है। उससे क्या होता है, 100 रुपए का एसआईपी भी एक ही जगह लग रहा है, चाहे वो करोड़ों का एसआईपी भी हो वो भी उसी जगह लग रहा है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड का। Mutual fund can charge different exit load based on how much the investor has invested. नहीं, false. ये false है. Exit load depend upon the time period और scheme rule, not on amount invested. ये बोल रहा है क्या म्यूचुअल फंड चार्ज कर सकता है डिफरेंट एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है, उस म्यूचुअल फंड से निकलने का खर्चा। मान लीजिए आप आज म्यूचुअल फंड में लगाए, आपको लगता है मेरे को 1 महीना बाद उससे निकल जाना है। आप जब निकलोगे तो आपका कुछ परसेंटेज कटेगा, उस परसेंटेज जो कटता है उसको बोलते हैं एग्जिट लोड। क्या आप ये क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या डिफरेंट डिफरेंट एग्जिट लोड इन्वेस्टर को चार्ज कर सकते हैं अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? तो वो उसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो एग्जिट लोड होता है वो टाइम पीरियड के हिसाब से लगता है कि एक स्कीम है उसमें लिखा है कि 6 महीना बाद आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। कोई स्कीम है जिसमें लिखा है 1 साल तक आपको एग्जिट लोड लगेगा, 1 साल के बाद नहीं लगेगा। उससे मैटर नहीं करता कि आप कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। सेबी introduce a simple visual tool to help investor quickly understand a scheme risk level. What it is called? सेबी अभी क्या इंट्रोड्यूस किया है, एक विजुअल टूल। कौन सा ऐसा विजुअल टूल सेबी लेके आया है जिससे इन्वेस्टर को तुरंत पता चल जाए कि ये स्कीम रिस्की है कि नहीं रिस्की है। आइए देखते हैं। पहला रिस्कोमीटर, रिस्क फैक्टर्स, फैक्ट शीट, इन्वेस्टर प्रोफाइल। तो इसका आंसर होता है रिस्को फैक्टर, रिस्कोमीटर। रिस्कोमीटर एक मीटर आप देखे होंगे, कभी भी आप स्कीम पढ़ोगे ना वहां एक मीटर है, तो ऐसे 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 करके है। अब जहां पे लिखा है लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम, मॉडरेट, ऐसे करके वो पूरा एक मीटर बना हुआ है। तो उससे पहले रिस्कोमीटर शोज द रिस्क ऑन द स्केल फ्रॉम लो टू वेरी हाई यूजिंग अ सिंपल इंडिकेटर। तो एक सिंपल इंडिकेटर के हिसाब से एक नॉर्मल आदमी को भी देख के पता चल जाएगा कि ये स्कीम आपका लो रिस्क वाला है कि हाई रिस्क वाला है। 13th क्वेश्चन, अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया आर रजिस्टर्ड विथ विच बॉडी? कौन सा बॉडी के साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है इंडिया में? जैसे हम लोग बोलते हैं कि बैंक कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी मार्केट कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है। सीडीएसएल, एनएसडीएल आपका शेयर रखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको डिपॉजिटरी बोलते हैं। फंड अकाउंटिंग टीम, फंड अकाउंटिंग टीम करके तो ऐसे कुछ तो कोई है नहीं जो म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूटर को में रजिस्टर्ड है। तो एम्फी बोलते हैं हम लोग, एसोसिएट ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज द करेक्ट आंसर। Distributor are certified and registered through AMFI and allocated the ARN. ARN होल्डर जो होता है वही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है। ठीक है, उनको म्यूचुअल फंड सेल करने का ऑप्शन रहता है। ठीक है। 14th जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम लोग को एनएवी कैलकुलेट करना है। एनएवी क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू से ही आपको पता चलता है कि आज मेरा जो म्यूचुअल फंड जिसमें हम इन्वेस्ट किए हैं उसका अगर नैव आज 11 रुपया है और कल 12 रुपया है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। जब इक्विटी मार्केट में कोई नया शेयर लिस्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। जब म्यूचुअल फंड में कोई भी नया फंड आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनएफओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन है तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे। इन्वेस्टर बॉट अ 20 करोड़ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। 20 करोड़
यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एक खरीदा है, कितना रेट में? 10 रुपया में। द स्कीम हैज जस्ट मोबिलाइज 20 करोड़ यूनिट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट, मतलब टोटल 200 करोड़। An amount of 140 crore invested in equity and the balance 60 is mobilized from the investor was placed in a bank deposit. Interest dividend receivable accrued but not yet received by the scheme is 8 crore. The scheme expenses payable accrued but not yet paid is 4 crore. Calculate the scheme NAV. अब आप बताइए कि एक NAV कितना आएगा? NAV होता है, आइए हम लोग देखते हैं इसको। NAV होता है आपका कैलकुलेटेड एज नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो अगर आप सिंपली देखेंगे तो 200 आया, डिवाइडेड बाय अगर 10 करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना आपका NAV है। ठीक है, तो NAV अगर निकालना है आपको तो सबसे पहले टोटल एसेट निकालना पड़ेगा। तो टोटल एसेट कितना है? 140 क्या था? आइए 140 क्या था? 140 इन्वेस्टमेंट था मेरा। 200 करोड़ में हम 140 इन्वेस्ट किए हैं, 60 हम इन्वेस्ट किए हैं आपका बैंक डिपॉजिट में, और 8 मेरे को मिल रहा है। कहां से मिल रहा है मेरे को? 8 मेरे को मिल रहा है फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो मेरा टोटल कमाई, टोटल एसेट हो गया 208 करोड़। 208 करोड़ में माइनस क्या होगा? 4 करोड़ क्या चीज का है? 4 करोड़ हम लोग का क्या चीज का है? 4 करोड़ है स्कीम का एक्सपेंसेस। तो 4 करोड़ एक्सपेंस हो गया, तो टोटल है 204 करोड़। अब 204 करोड़ में हम डिवाइड करेंगे अपना 20 करोड़ यूनिट्स, तो आएगा 10.20। ठीक है, तो ये हमारा NAV होगा 10.20। इसका मतलब सिंपल है, कैसे हम लोग को NAV कैलकुलेट करना है? एसेट माइनस लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय यूनिट्स, यही हुआ ना। अब यहाँ पे एसेट के जगह आप कर दीजिए एक्सपेंसेस, यही होगा। अब क्वेश्चन कैसा होगा वो अब फ्यूचर में हम लोग देख लेंगे। ठीक है। 15th, in what form do the mutual fund distributor generally earn their income? अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप किस तरीके से पैसा कमाते हो? कमीशन पेड बाय द म्यूचुअल फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्कीम, फीस डायरेक्टली चार्ज टू इन्वेस्टर, कमीशन फ्रॉम एमफी, एडवाइजरी फ्री फ्रॉम म्यूचुअल फंड। तो कमीशन क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हर स्कीम बेचने पे म्यूचुअल फंड वाला देता है उसको? ऐसा नहीं होता। क्या हम लोग डायरेक्टली फीस चार्ज करते हैं? जो इन्वेस्ट करता है हम लोग के साथ, उससे भी नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को एमफी एक कमीशन देता है। हम लोग जितना इन्वेस्टमेंट कराते हैं उस पर हम लोग को एमफी कमीशन देता है, वही हम लोग का अर्निंग होता है एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो करेक्ट आंसर है कमीशन पेड बाय द म्यूचुअल फंड फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। ठीक है, तो एमफी भी नहीं देता है, तो कमीशन पे करता कौन? म्यूचुअल फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स स्कीम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनसेटेड बाय एएमसीज थ्रू कमीशन, नॉट बाय एमफी और डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वेस्टर अनलेस रजिस्टर्ड एज अ फीस बेस्ड एडवाइजर। ठीक है, तो ये वाला चीज के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता है आपको पहले। Which metrics measure the risk adjusted performance of mutual fund? कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो मेजर करता है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, कि ये रिस्क है, इसके साथ इसको परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर देते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, वेरिएंस और शार्प रेशियो। करेक्ट आंसर इज शार्प रेशियो। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। शार्प रेशियो कंपेयर्स रिटर्न विथ रिस्क टेकन टू अर्न दोज अर्निंग। शार्प रेशियो बताता है कि ये रिटर्न कमाने के लिए हम कितना रिस्क लिए हैं। ठीक है,
तो शार्प रेशियो ये बताता है, और आपको ऊपर में जो भी चीज दिया है जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कोई भी चीज अपना जगह से कितना छटपटा रहा है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन छटपटा रहा है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन छटपटा रहा है। और बीटा क्या होता है? बीटा होता है, मान लीजिए रिलायंस है और निफ्टी है, अगर रिलायंस का बीटा 1.1 है और निफ्टी का बीटा 1 है, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स भागेगा, इसका मतलब है कि रिलायंस 110 पॉइंट भागेगा। ठीक है। वेरिएंस, कोई भी चीज कितना वेरी कर रहा है वो बताएगा वेरिएंस। ठीक है। सेवेंटीन नंबर में क्या हो रहा है? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैन अर्न ओनली अपफ्रंट कमीशन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? नहीं, अपफ्रंट कमीशन नहीं मिलता है, फॉल्स है। डिस्ट्रीब्यूटर में अर्न ट्रेलिंग कमीशन ओवर टाइम इन एडिशन टू और इंस्टेड ऑफ अपफ्रंट कमीशन। ठीक है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको एक ट्रेलिंग कमीशन मिलता है इन एडिशन, और अपफ्रंट कमीशन मिलता है। मान लीजिए अगर कोई लमसम पेमेंट करवा रहा है तो फर्स्ट टाइम उसको खाली कमीशन मिलेगा। अगर वो रेगुलर एसआईपी करा रहा है तो उसको रेगुलर कमीशन आएगा। What generally happens to bond price when market interest rate rises? बॉन्ड का और इंटरेस्ट का जो बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। तो बॉन्ड प्राइस को क्या होगा, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब घटेगा। ठीक है। न्यू बॉन्ड प्राइस ऑफर हायर इंटरेस्ट, सो द ओल्डर बॉन्ड बिकम लेस अट्रैक्टिव एंड रिड्यूसेस देयर प्राइस। तो क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट अभी नया वाला बॉन्ड का बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है जो पुराना बॉन्ड था वो चीपर हो गया है, लेस अट्रैक्टिव हो गया है, तो उसका प्राइस गिरना ही है। ठीक है। एन इन्वेस्टर बाई यूनिट एट NAV 140। एक आदमी है जो म्यूचुअल फंड बाई किया है जिसका NAV 140 है और सेल किया है 175 रुपया में। पूछ रहा है उसका सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना है। बोलने का मतलब ये हो गया, आप अगर ठीक से देखोगे तो 10, 50, 35, 35 अर्न किया है कितना में, 140 में। तो आप देखो उसका 25% आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। 25% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। ठीक है। तो इसका रिटर्न आएगा 25%। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। फॉर विच कैटेगरी TDS इज एप्लीकेबल ऑन कैपिटल गेन फ्रॉम म्यूचुअल फंड? TDS कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे आप कोई भी सैलरी पर्सन है तो उन लोगों का TDS कटता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई प्रोफेशनल आदमी है तो सबका TDS कटता है। TDS क्या होता है? गवर्नमेंट जानना चाहता है कि वो जो पर्सन है जो TDS काट रहा है वो सही में जो एक्सपेंस दिखा रहा है उस पर्सन का वो सही है कि नहीं। मान लीजिए अगर इम्प्लॉय का TDS कट रहा है तो उसके पैन नंबर पे कट रहा है और इम्प्लॉयर काट रहा है, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? अगर उस पैन पे पैसा जमा हुआ है और वो इम्प्लॉय जब अपना इनकम टैक्स फाइल करता है तो वो क्लेम करता है कि ये मेरा है। इससे पता चलता है गवर्नमेंट को कि ये जो कंपनी है जो इम्प्लॉय का खर्चा दिखा रहा है वो बोगस नहीं है। तो इसलिए TDS का पूरा सिनेरियो बनता है और इसलिए गवर्नमेंट को तब पता चलता है क्रॉस कनेक्शन से कि हाँ ये जो एक्सपेंस है वो सही एक्सपेंस है। ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें फॉर विच कैटेगरी इज TDS एप्लीकेबल ऑन कैपिटल गेन फ्रॉम म्यूचुअल फंड? TDS नॉट एप्लीकेबल फॉर म्यूचुअल फंड, ये कहीं ना कहीं करेक्ट ही है। माइनर थ्रू गार्डियन, ठीक है, ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, मतलब उस सेंस में गलत है। ऑल द इन्वेस्टर अबव 5 लाख, इसमें भी TDS नहीं है। नॉन रेसिडेंट
इंडियन अगर है तभी टीडीएस है। टीडीएस इज जनरली एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट, while resident investor are not subject to TDS on mutual fund capital gain। मतलब अगर आपको म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन हुआ है तो आपको डायरेक्ट खाली टैक्स लगेगा। टैक्स भी कैसे है, शॉर्ट टर्म में 20% है, लॉन्ग टर्म में 2.5 लाख तक छूट है, और इसके ऊपर आपको 12.5% है। लेकिन अगर आप एनआरआई है तो म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन में आपको टीडीएस भी लगेगा। ठीक है, अगर आपको ये 20 क्वेश्चंस करते समय कोई भी डिफिकल्टी हुई है तो एक बार आप फिर से इसको रिपीट कीजिए। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, कहीं गलती से कुछ गलत निकल गया हो तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताइए, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और आने वाले जो भी सीरीज है इसी तरीके से चलेगा, जहां पे आपको मैं क्वेश्चंस, आंसर्स और उसका थोड़ा सा डिटेलिंग देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड में कैसे अपना करियर बनाना है उसका गाइडलाइंस भी चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम लोग को खुशी होगा आपका हेल्प करके। वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।